बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह आज हम आयोनाइजेशन एनर्जी में जो एबनॉर्मलिटीज़ है और डिस्कस करेंगे। ये मैंने दूसरा पीरियड लिखा हुआ है और ये तीसरा पीरियड है। जनरली हम ये कहते हैं कि जब किसी पीरियड में लेफ़्ट से राइट तरफ मूव करे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। इसका मतलब ये है कि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी इससे, और इसका ज़्यादा होगी इससे, और इसका ज़्यादा होगी इससे, और इसका इससे, और इस तरह उधर राइट तरफ बढ़ जाएगी। इस तरह इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी इससे, और इससे का ज़्यादा होगी इससे, और इससे, और इसका ज़्यादा होगी इससे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे जनरल ट्रेंड में थोड़ा सा एबनॉर्मलिटीज़ है, बेकायदगी है। यहाँ पर बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है बोरान से। बोरान का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये कम है और ये एबनॉर्मली ज़्यादा है। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ज़्यादा है। होना तो ऐसा चाहिए था कि ये ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये कम है और ये ज़्यादा है। इस तरह नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और ऑक्सीजन का कम है। यहाँ पे ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए था और नाइट्रोजन का कम होना चाहिए था, लेकिन ये एबनॉर्मली नाइट्रोजन का ज़्यादा है और ऑक्सीजन का कम है। सिमिलरली यहाँ पर मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है एल्यूमिनियम से। ये तो ऐसा होना चाहिए था कि एल्यूमिनियम का ज़्यादा होना चाहिए था और मैग्नीशियम का कम, लेकिन ये उलट है। यहाँ पर फास्फोरस की ज़्यादा है और सल्फर की कम है। या भी सल्फर की ज़्यादा होना चाहिए था और फास्फोरस का कम, क्योंकि सल्फर उस तरफ आता है, यहाँ पे बोरान उस तरफ आता है, एल्यूमिनियम उस तरफ है। तो इसका ज़्यादा होना चाहिए था इससे, इसका ज़्यादा होना चाहिए था इसका से, और इसका ज़्यादा होना चाहिए था इससे, इसका ज़्यादा होना चाहिए था इससे। लेकिन ये क्यों? तो हमें पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत से फैक्टर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे सिर्फ हम एक को डिस्कस करेंगे और उससे ये एक्सप्लेन करेंगे ये एबनॉर्मलिटीज़ कि क्यों बेकायदगी शो करती है। याद रखें, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी एबनॉर्मली एक्सेप्शनली ज़्यादा होगी। तो ये समझना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब स्टेबल होगी। देखिए, इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, फी में 6, डी में 10 और एफ में 14। इसको हम कहते हैं कम्प्लीटली पेल सबशेल। और इसके हाफ सल्फर टोटल कम्प्लीटली पेल 2 है, तो इसके हाफ 1 है। इसके हाफ 6 के हाफ 3, 10 के हाफ 5, 14 के हाफ 7। जब हम किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और इसके आखिर में ये सब शेल कम्प्लीटली फेल हो या हाफ फेल हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी और उसके आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखें, जब हम बेरिलियम और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ पे इसके आखिर में S2 आते हैं, यानी S सबशेल कम्प्लीटली फेल। यहाँ पे भी इसके आखिर में S सबशेल कम्प्लीटली फेल आता है। इसका मतलब ये है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, क्योंकि यहाँ बोरान की जब हम करते हैं तो इसके आखिर में P1 है। P1 तो पार्शियली फेल है, नहीं ये हाफ फेल है और न कम्प्लीटली फेल है। तो ये पार्शियली फेल है
or partially filled is less stable than completely filled. So this electronic configuration is stable than boron. So due to having stable electronic configuration, the beryllium has exceptionally high ionization energy. Then boron and magnesium has exceptionally high ionization energy than aluminium. Similarly यहाँ पे जब हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं, फास्फोरस के करते हैं, तो नाइट्रोजन के आखिर में P3 आता है, फास्फोरस के आखिर में P3 आता है और P3 हाफ पिल सबशेल है। और हमने कहा कि हाफ पिल सबशेल हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन स्टेबल होगी, और जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन स्टेबल होगी तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई होगी। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन स्टेबल है, सो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी एक्सेप्शनली हाई है देन ऑक्सीजन एंड सल्फर, बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ ऑक्सीजन and sulfur is partially filled. So this is less stable than nitrogen and this is less stable than phosphorus. So nitrogen has stable electronic configuration, then oxygen, phosphorus has stable electronic configuration, then sulfur. So due to having stable electronic configuration, the nitrogen has exceptionally abnormally high ionization energy than oxygen, and phosphorus has exceptionally abnormally has high ionization energy than sulfur. तो आज हमने ये सीख लिया कि जब हम किसी फील्ड में लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन सेकंड पीरियड को देख ली और फिफ्थ पीरियड को देख ले, ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। ये एबनॉर्मलिटी क्यों है? ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की वजह से है। और यहाँ पे इसकी वजाहत एक और तरीके से भी की जा सकती है। देखिए पेनिट्रेशन इफेक्ट इसको कहते हैं। यहाँ पर बेरिलियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है और यहाँ बोरान की वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में है। सिमिलरली मैग्नीशियम के एस में है और एल्यूमिनियम के पी में है। और एस सब शेल इज़ मोर नियरर टू न्यूक्लियस देन फी। सो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब हो तो न्यूक्लियस को स्ट्रांगली होल्ड करता है। जब न्यूक्लियस इसको स्ट्रांगली होल्ड करता है तो इसको रिमूव के लिए मोर एनर्जी रिक्वायर होती है। चूँकि बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है, ज़्यादा वक्त एस सब शेल में गुजारते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो एस न्यूक्लियस के करीब है तो इन इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस मजबूती से पकड़ते हैं, और जब किसी चीज़ को हम मजबूती से पकड़ते हैं तो इसकी रिमूव करने के लिए, इसको निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा दरकार होती है। चूँकि ये एस में है, एस न्यूक्लियस के करीब है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस में है और एस न्यूक्लियस के करीब है, इसको पेनिट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। तो एस वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस स्ट्रांगली पकड़ते हैं और बनिस्बत पी, क्योंकि इसके निस्बत पी थोड़ा सा दूर है न्यूक्लियस से, तो ये स्ट्रांगली होल्ड करते हैं, मजबूती से पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इससे निकालने के लिए या मैग्नीशियम से निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है बनिस्बत बोरान और एल्यूमिनियम के, क्योंकि बोरान और एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम और बेरिलियम के निस्बत न्यूक्लियस से दूर होते हैं, तो उसको थोड़ा सा आसानी से निकाले जा सकते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक था, फर्स्ट आयनाइजेशन डिस्कस कर रहे थे। बहुत इजी था, मुश्किल नहीं था। इंशाअल्लाह ताला इस तरह और टॉपिक करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इंशाअल्लाह बाकी इस तरह के लेक्चर अहम टॉपिक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।